आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास समय कहाँ है। उस पर कोई बोल दे बुक्स पढ़ने को, फिर तो बाप रे। हालांकि हम बुक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मन भी कहाँ लगता है पढ़ने में। और घंटों घंटे किताबें लेकर बैठे कौन। आपकी इसी कठिनाई को दूर करने के लिए हम लाए हैं NCERT की संपूर्ण किताबों का ध्वनि संकलन, जिसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं, सिर्फ हेडफोन लगाकर प्ले कीजिए और खो जाइए किताबों की दुनिया में। हमारे इस ऑडियो बुक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आप को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि आप सीखने की प्रक्रिया में खुद को पूरा भागीदार मानें और खुद को ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। यह पाठ्यपुस्तक सोच, विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस तथा हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। पाठ्यपुस्तक के अंत में अभ्यास प्रश्न भी हैं, जिनका उत्तर आपको इसी अध्याय के दौरान मिलेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्तुत अध्याय को एकाग्रचित मन से सुनिए, ताकि आप प्रश्नों के सही जवाब दे सकें। तो आइए अब सुनते हैं NCERT ऑडियो बुक्स द्वारा प्रस्तुत कक्षा 6 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक पृथ्वी हमारा आवास। प्रस्तुत है पाठ्यपुस्तक का तीसरा अध्याय, पृथ्वी की गतियां। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर X को दिखाने के लिए निशान लगाए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर X में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं, बिंदु X धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है। यह सूर्यास्त है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन तथा 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पिनें तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाएं। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। आओ कुछ करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं।
वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण के मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसी के साथ 8 अध्याय वाली प्रस्तुत पुस्तक का तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। आपने कितना सीखा, यह जानने के लिए आगे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, जिसके माध्यम से आपको दोबारा रिवीजन करने में मदद मिलेगी। इन सवालों का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। अभ्यास: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला सवाल, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? दूसरा सवाल, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तीसरा सवाल, लीप वर्ष क्या है? चौथा सवाल, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताएं। पांचवा सवाल, विषुव क्या है? छठा सवाल, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? सातवां सवाल, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों? सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला सवाल, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है? क, घूर्णन। ख, परिक्रमण। ग, झुकाव। दूसरा सवाल, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? क, 21 मार्च। ख, 21 जून। ग, 22 दिसंबर। तीसरा सवाल, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? क, जापान। ख, भारत। ग, ऑस्ट्रेलिया। चौथा सवाल, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? क, घूर्णन। ख, परिक्रमण। ग, गुरुत्वाकर्षण। आओ कुछ करें। 1. पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाएं। 2. प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए तथा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला सवाल, किस महीने के दिन सबसे छोटे हैं? दूसरा सवाल, किन महीनों में दिन एवं रात लगभग बराबर होते हैं? आओ खेलें। पहला खेल, धागे के एक ही छल्ले की मदद से 2 पिनों को नजदीक एवं दूर रखकर विभिन्न आकारों के दीर्घवृत्त बनाएं। ध्यान दें कि दीर्घवृत्त कब वृत्त बन जाता है। दूसरा खेल, किसी दिन धूप के समय 1 मीटर लंबी तथा सीधी एक छड़ी लें। मैदान पर साफ एवं समतल स्थान को चुनें। इस छड़ी को मैदान पर वहां खड़ा कर दें जहां इसकी छाया स्पष्ट बनती हो। पहला चरण, छाया के सबसे ऊपरी बिंदु को पत्थर या किसी दूसरी वस्तु से चिन्हित करें। पहला छाया चिन्ह हमेशा पश्चिम की तरफ होता है। 15 मिनट के बाद देखें तथा पुनः छाया के ऊपरी बिंदु को चिन्हित करें। उस समय तक यह कुछ सेंटीमीटर दूर चली गई होगी। अब दोनों बिंदुओं को मिला दें। इस प्रकार आपको जो रेखा प्राप्त होगी वह पूर्व पश्चिम रेखा होगी। दूसरा चरण, अब इस प्रकार खड़े हो जाएं कि पहला चिन्ह आपके बाईं तरफ तथा दूसरा चिन्ह आपके दाईं तरफ रहे। अब आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ है।
यह तथ्य पृथ्वी के किसी भी स्थान पर सत्य है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। एक अन्य तरीका और भी अधिक सही होता है, लेकिन उसके लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है। अपनी छड़ी को एक जगह रखकर सुबह की पहली छाया को चिन्हित कर दें। एक तार की मदद से छड़ी के चारों ओर एक वृत्तखंड बना दें। दोपहर के समय छाया छोटी या खत्म हो जाएगी। दोपहर के बाद यह फिर से बढ़ने लगेगी तथा वृत्तखंड के एक बिंदु को छूने लगेगी। उस बिंदु को चिन्हित कर दें। सही पूर्व पश्चिम रेखा प्राप्त करने के लिए अब उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक रेखा खींचें। उम्मीद करते हैं आपने प्रस्तुत अध्याय को ध्यानपूर्वक सुना और सवालों के सही जवाब भी दे दिए। अगर ये ऑडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इस ऑडियो को उन्हें भी शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अपने फ्री टाइम का सदुपयोग कर सके। अब हम आपसे मिलेंगे इसी पाठ्य पुस्तक के चौथे अध्याय, जिसमें हम पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।